अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है, उस पर गीत लिखे जाते हैं और उस पर कहावतें बनाई जाती हैं। लेकिन ये इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा झूठ था जिसे आने वाली पीढ़ियों को रटा दिया गया। ग्रीक इतिहासकार और पश्चिमी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में जो लिखा, हमने उसे आंख मूंद कर मान लिया। हमने कभी अपना इतिहास ना लिखा, ना अपने लोगों के इतिहास में दिलचस्पी ली। ग्रीक इतिहासकारों ने अपने राजा अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट बना दिया। इसके उलट हमने अपने ही राजा, अपने ही लोगों की जीवनी तक नहीं लिखी। ग्रीक इतिहासकारों की माने तो सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, पर अगर सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। सिकंदर 356 ईस्वी पूर्व मकदूनिया का एक ग्रीक प्रशासक था। वो अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से जाना जाता था। वो इतना क्रूर और महत्वाकांक्षी था कि उसके समय के इतिहासकारों ने उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं लिखा। ग्रीक इतिहासकारों की माने तो अलेक्जेंडर अपनी मृत्यु से पहले आधी दुनिया जीत चुका था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस आधी दुनिया की बात कर रहे थे जिसके बारे में उनको जानकारी थी, जिसे अगर आज की दुनिया के सापेक्ष में रखा जाए तो वो सिर्फ 10% जमीन पर अपना कब्जा कर पाया था। सिकंदर के पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया, जिससे उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही और वो यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो विश्व विजय को निकला। वो अपने साथ यूनानी इतिहासकारों का एक दस्ता रखता था जो उसकी तारीफ में आने वाले वक्त के लिए इतिहास लिखा करते थे। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और अपनी प्रजा में विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी इतिहास शाहनामा में महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना गया है। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों अश्वायन और अश्वकायन की वीर सेनाओं ने कुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मसागा राज्य में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गईं, पर धोखे से वार करने वाले यवनों ने मत्स्यराज के सामने संधि का नाटक किया और उन पर रात को हमला कर दिया। उस बर्बर हमले में राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को तलवारों से काट दिया गया। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भारतीय राजा छल कपट की नीति से दूर रहते थे। वो उसकी चालों को समझ नहीं पाए और उसका शिकार होते चले गए। अंत में उसने गंधार और तक्षशिला पर हमला किया, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है वहां उसे मिलेगा वो योद्धा जो उसके विश्व विजयी होने के गुरूर को चीर देगा। वो योद्धा थे उस समय के पंजाब के राजा पुरुषोत्तम, जिन्हें हम राजा पुरु या राजा पोरस के नाम से जानते हैं। राजा पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान लाहौर के आसपास इसकी राजधानी थी। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात थे। उनका साम्राज्य विशालकाय था। उनके साम्राज्य की दो नदियां सिंधु और झेलम थी। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना नामुमकिन था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल, झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब राजा पोरस को यह पता चला कि सिकंदर
विश्व विजय करने के लिए उस तरफ आ रहा है, तो उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है, क्योंकि वो जानते थे कि यवनों को उनके सैनिक और सेनापति घोड़े के नीचे रौंद देंगे। सिकंदर ने एक बार फिर वही चाल चली। उसने राजा पोरस के पास संधि का न्योता भेजा। राजा पोरस उसकी इस हरकत को जानते थे। उन्होंने संधि से मना कर दिया। इसका फायदा उठाकर गांधार और तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर से हाथ मिला लिया, क्योंकि वो पोरस को अपना शत्रु मानता था। राजा आम्भी बहुत लालची प्रवृत्ति का था। उसने गुप्त रूप से सिकंदर की मदद की, लेकिन जब सिकंदर का संधि प्रस्ताव राजा पोरस ने मना कर दिया तो सिकंदर खिसिया गया। उसने फरमान जारी कर कहा कि राजा पोरस सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो जंग होगी। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए इस युद्ध को ग्रीक साहित्यकार बैटल ऑफ हाइडेस्पस कहते हैं। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं राजा पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर आम्बी की भारतीय सेना और अपनी यूनानी सेना लेकर झेलम की ओर चला। राजा पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था। उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका। सिकंदर को लगा कि ये उसकी भूल है, शायद वो उसे कम आंक रहा है। झेलम नदी के इस पार आते ही सिकंदर बुरी तरह फंस गया, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई। सिकंदर ने झेलम पार की और राजा पुरु, जिनका कद 7 फुट से ऊपर था, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने के हट के अलावा शक्तिशाली गज सेना और कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों को घोड़े सहित गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों में भय व्याप्त हो गया, लेकिन सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर के जमीन पर गिरते ही सामने राजा पुरु खड़े थे। सिकंदर ठिठक गया। वो समझ गया कि वो कुछ ही पल का मेहमान है, लेकिन कुछ सोचकर राजा पुरु ने अपना हाथ रोक लिया। शायद ये उस यदुवंशी राजा का क्षत्रिय धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए, लेकिन उनकी इस सहिष्णुता का फायदा उठाकर सिकंदर वहां से भाग गया। सिकंदर की सेना का मनोबल सिकंदर को जमीन पर पड़ा देखकर पहले ही टूट गया था। उन्होंने अपने अभियान को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। उनका खजाना खाली हो चुका था, रसद और मदद भी नहीं थी। मीलों का सफर तय करके आई सिकंदर की सेना अब और नहीं लड़ सकती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए। सिकंदर जान बचाकर भाग तो गया, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि अपने आप को विश्व विजयी कहने वाला जब एक थकी हुई सेना के साथ वापस ग्रीक जाएगा, तो उसने खौफ के दम पर जो इज्जत बनाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उसने भारत में दूसरे रास्ते से घुसने का निर्णय किया। सिकंदर और उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची। भारत में शत्रुओं के
उत्तर पश्चिम में घुसने के दो ही रास्ते रहे हैं, जिनमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे घुस तो गया, लेकिन उसकी पलटन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले ही नुकसान उठाकर यूनानी सेनापति समझ गए कि अगर आगे युद्ध हुआ तो सारे यवनी यहीं मर जाएंगे। उन्होंने जैसे तैसे सिकंदर को मनाया तो प्राण के डर से सिकंदर मान गया, लेकिन उस रास्ते से भाग नहीं पाया जहां से वो आया था। उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस इलाके में प्राचीन जाट निवास करते थे। उस इलाके को जाट प्रदेश कहते थे, जिसका पूर्वी हिस्सा आज भी हरियाणा में स्थित है। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाटों से हुआ। देखते ही देखते उसकी अधिकतर पलटनों का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को बीनता हुआ पार हो गया। ये घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में उसके प्राण उड़ गए। अपने देश और अपने राजा का सम्मान कैसे बचाना है, ये कोई यूनानी साहित्यकारों से सीखे। उन्होंने अपने इतिहास की किताबों में लिखा कि सिकंदर विश्व विजय कर चुका था, उसने भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वापस लौटते समय एक बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। इतने बेजान तर्कों को भी इतिहास में जगह दे दी गई, क्योंकि किसी ने उन तर्कों के बारे में कुछ कहा ही नहीं। इतना क्रूर राजा, जिसने अपने भाइयों का ही कत्ल कर दिया, जिसने राज्यों के राज्यों का कत्ल कर दिया, वो अगर पुरु को जीत लेता तो क्या पुरु को मारे बिना या फिर भारत में कब्जा किए बिना लौट जाता? और इतना विश्व विजयी राजा, जो अपनी विशाल विश्व विजयी सेना के साथ आया था, वो लौटते समय एक कबीले के हमले में मारा गया। इतनी बचकानी बातें कोई मान नहीं सकता, लेकिन ग्रीक के इतिहासकारों ने लिखा तो यही बातें दस्तावेजों में दर्ज हो गईं। समय के साथ साथ राजा आम्बी ने धोखे से पोरस से शत्रुता निभाई और धोखे से उन्हें मार दिया। राजा पोरस ही वो महान योद्धा थे जिन्होंने क्रूर यवनों को भारत में घुसने नहीं दिया। पहली बार यूरोप को भारत की शक्ति का अंदाजा हुआ, और वो अंदाजा इतना खौफ पैदा कर गया कि कई सालों तक किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। इतिहास राजा पोरस को हमेशा एक वीर योद्धा के रूप में जानेगा। अगर सिकंदर खुद को विश्व विजेता बताता था, तो राजा पोरस उस विश्व विजेता को भी विजयी करने वाले महाविश्व विजेता थे।